दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की और बिहार से जुड़े मुद्दों की, उन मुद्दों की जिन मुद्दों पर लोग बात नहीं कर रहे हैं, बात कहां हो रही है उस पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का टाइटल ये नया बिहार है। नया बिहार क्यों हम कह रहे हैं? ये नया बिहार है जो कि अपने मुद्दे भूल चुका है और यहाँ पर अब जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, मैदान में जो पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए आई हैं उन्होंने हवाबाजी में चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है। तो बिहार में इस बार मुद्दा नहीं, इस बार सिर्फ हवाबाजी पर चुनाव लड़ा जाएगा और यही चुनाव की प्रक्रिया होगी। इसी पर चर्चा करने की बात करें, क्योंकि लगातार जो भी मुद्दा उठ रहा है नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, वो सारे मुद्दे किसी न किसी तरीके से बिहार की तरफ मोड़ दिए जा रहे हैं। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या हो, या फिर राज्यसभा में फार्म बिल के विरोध में 8 सांसदों का निलंबन हो, ये तमाम चीजें मिला करके हर तरफ से कहीं ना कहीं बिहार की तरफ मोड़ा जा रहा है। तो क्या बिहार में मुद्दे नहीं थे? जो मुद्दे लाने के लिए मुंबई जाना पड़ गया, मुद्दे लाने के लिए दिल्ली आना पड़ गया, तो बिहार में मुद्दे की कमी थी। इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे हमारे तमाम साथी और तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ें और अपनी बात रखें, क्योंकि लगातार टीवी चैनल्स नहीं, इस समय न्यूज चैनल्स नहीं, इस समय जैसे लग रहा हो कि वो चैनल बॉलीवुड का चैनल चल गया हो, क्योंकि फिल्में तो सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं हो रही हैं, फिल्मों के ट्रेलर और टीजर तो आ नहीं रहे हैं। तो इस समय सारे स्टार्स की खबरें आपको लगातार न्यूज चैनल्स पे मिल रहा है, क्योंकि मुद्दा कुछ है ही नहीं, किसानों का मुद्दा कुछ है ही नहीं। और बिहार में इस बार चुनाव हम इस पे लड़ेंगे और लगातार प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो ऐलान किया जा रहा है, जिस चीज का ऐलान हो रहा है, जो बिहार के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ऐलान किया जा रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी बातें करेंगे। तमाम बातें होंगी। हम चाहते हैं आप लोग जुड़ जाए हमारे साथ में। अब मैं आपके साथ में चर्चा को शुरू करता हूं कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। बिहार चुनाव है, यहाँ पर हम सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या का पता लगने से बिहार का बहुत बड़ा उन्नति हो जाएगा, क्योंकि और जो चीजें हो सकती थी वो नहीं हो रहा है। बिहार बहुत दिनों से बाढ़ से प्रभावित था और अभी वहां बाढ़ का पानी अब उतरना जब शुरू किया है तो बहुत ज़्यादा वहां पर और भी चीज़ों की समस्या शुरू हो गई है। जैसे कि जिनके घरों में पानी महीने भर से भरा पड़ा था, उनके घर में घुसने के लिए अभी उनको घर का रिनोवेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद वो घर में एंट्री कर सकते हैं। तो ये समस्या लगातार हर साल जब भी बाढ़ जैसी दिक्कत आती है तो ऐसी समस्याएं होती हैं, और ये बाढ़ आने की समस्या बिहार में लगातार कई दफ़ा, कई दिनों से, कई सालों से ये चीज़ें होती रही हैं। इस पर लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खैर, ये मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा पलायन का है। जो वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, रोजगार, पढ़ा लिखा इंसान हो चाहे अनपढ़ इंसान हो, हर स्तर का इंसान बिहार से पलायन कर रहा है, वो बड़े शहरों की तरफ जा रहा है। तो क्या बिहार में अभी तक की कोई ऐसा शहर नहीं है? उसका मुद्दा नहीं है। लेकिन मुद्दे क्या है? मुद्दा यह है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कौन दिला सकता है, कौन दिला सकता है? तेजस्वी यादव कहते हैं कि सबसे पहले सीबीआई की मांग हमने की थी, इसलिए ध्यान रखना कि सुशांत को इंसाफ दिलाने की बात पहले मैंने की थी। बीजेपी कहती है, नीतीश कुमार कहते हैं मैंने सीबीआई को रिकमेंड किया और उसके बाद में उसकी सीबीआई जांच हो रही है और सुशांत को इंसाफ मिलेगा। लेकिन सुशांत को इंसाफ दिलाते दिलाते हम लोग रास्ते से भटकते भटकते रिया चक्रवर्ती से उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती और फिर ड्रग्स कनेक्शन का जो माया जाल खुलता गया, और आज अभी ताजा स्थिति तक की दिया मिर्जा का भी नाम उसमें शामिल हो गया है। दीपिका पादुकोण और दिया मिर्जा तक के नाम भी उसमें आ गया। मतलब धीरे धीरे करके पूरा का पूरा बॉलीवुड इस एक ड्रग्स मंडली में आपको शामिल होता नजर आ जाएगा। तो बिहार में 5 साल पहले क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ने के लिए वहां पर लोग गए थे? प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी, विशेष राज्य की मांग हो रही थी बिहार की, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिहार को स्पेशल बजट देने की मांग हो रही थी, उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में बोला भी था, भाषण में बोला भी था, पूछा था कितने करोड़ चाहिए, और इस तरीके से बोल कर उन्होंने काफी करोड़ रुपए का ऐलान किया था। लेकिन उसके बाद से वो पैसे पता नहीं कहाँ है, क्योंकि महागठबंधन जीत गई और महागठबंधन टूटने के बाद में फिर से बीजेपी की गठबंधन की सरकार आ गई, और लेकिन वो पैसे ना आए, न विकास का कोई भी वहां पर चीजें नजर आई। तो ये तो बात हो गई बिहार की जो मुद्दे लेके 5 साल पहले आए। शायद भूल जाते हैं हमारे जनता की याददाश्त और मानसिक स्थिति का इतना अच्छा फायदा उठाया जाता है कि उन्हें पता है कि जनता आप सवाल करेगी, जनता आप पूछेगी कि आपने जो वादे किए थे वादे पूरे क्यों नहीं हुए।
15 सालों से नीतीश कुमार सुशासन लाने की बात कर रहे हैं, और सुशासन तो छोड़िए, सुशासन तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो गुंडागर्दी और जंगल राज में कमी आई है, लेकिन क्या नहीं हुआ, रोजगार जनरेट नहीं होने शुरू हुए, नौकरियां नहीं जनरेट हो रही हैं, स्टेट में भ्रष्टाचार की सीमा वही स्तर पे चल रहा है जिस तरीके से पहले चलता था। पहले खुलेआम गुंडई होती थी, अब वो गुंडई थोड़ी अंदर हो रही है, लेकिन गुंडई अभी भी उसी तरीके से चल रही है। बिहार के मेरे कई साथी और बिहार मेरा खुद का जो तजुर्बा कहता है, जो मैंने वहां पे देखा है, वहां के युवा यही नहीं सोच पा रहे हैं कि उनको यही वहां का प्लान होता है। वहां का इशू यही है कि 12वीं तक पढ़ना है, ग्रेजुएशन किस तरीके से कर लेना है, फिर बाहर जाना है, बाहर निकलना है, मतलब 20-21 साल तक की आपको अपने घर पर रहना है, फिर रोजी रोटी और किसी तलाश में आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन बिहार में हम लोग इस समय मुद्दे हमारे पास सुशांत सिंह राजपूत का इंसाफ है, जो पार्टी इंसाफ दिलाएगी उसको हम मतदान करेंगे। बीच में तेजस्वी यादव ने बाढ़ की समस्या का मुद्दा उठाया था और पूछा था कि लगातार इतने साल से बिहार बाढ़ से जूझ रहा है, यहाँ पे बाढ़ की समस्याएं हैं, और इन तमाम चीजों के बावजूद आगे 15 साल से सुशासन बाबू कर क्या रहे हैं। तो ठीक है, आप सुशासन बाबू सवाल पूछे, नीतीश कुमार सवाल पूछिए, लेकिन खबर एक्सक्लूसिव सवाल आपसे भी पूछता है, नीतीश कुमार से भी पूछता है, और जो भी सत्ताधीश रह चुके हैं उन सभी से पूछता है कि क्या बिहार में समस्याएं बदली हैं। समस्याएं बदली नहीं है, समस्याएं बढ़ती गई हैं। आज़ादी के बाद से जो समस्याएं थी उनको खत्म होना चाहिए था, जबकि वो खत्म नहीं हुई हैं, वो बढ़ती गई हैं। बाढ़ उसी तरीके से आ रहा है, बेरोजगारी उसी तरीके से बढ़ रही है। अब आप कहेंगे कि खबर एक्सक्लूसिव खाली बिहार के रोजगार की बात क्यों कर रहा है, तो खबर एक्सक्लूसिव बिहार के रोजगार की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि बिहार का चुनाव है और आज के समय में लोग बिहार की बात करें। मैंने आपसे उत्तर प्रदेश के रोजगार को लेकर की बात किया, और जिन प्रदेशों की आप बात करें मैं वहां के रोजगार को लेकर बात करूंगा, वहां के पलायन का मैं वहां की सरकार के बयान को कोट करके आपको कहूंगा। अब आपको पता होगा तो बिहार में ये मुद्दा चल रहा, और अभी आज की मैं आपको कड़ी घटना बताता हूं। राज्यसभा में जब 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया तो 8 सांसद धरने बैठ गए और रात भर वहां पर गांधी की प्रतिमा के सामने संसद भवन में बैठे रहे। सुबह जब हुआ तो उपसभापति जो हरिवंश सिंह बने, जो बिहार से ही कनेक्ट हैं, वो उनके लिए चाय लेके पहुंचते हैं। चाय कोई नहीं पीता है, उल्टा आप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कहते हैं जिम्मेदार तो आप भी हैं, और इसके बाद वहां से वो चले आते हैं, चाय नहीं कोई पीता है। उसके बाद उपसभापति हरिवंश सिंह कहते हैं कि वो एक दिन का उपवास करेंगे, और ये चाय ले जाने की बात को ले जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ट्वीट करते हैं और हरिवंश सिंह की तारीफ करते हैं कि ये मिसाल है कि जिन लोगों ने आपकी बेइज्जती की, तौहीन की, और आप लोगों को क्षमा करते उनके चाय लेके पहुंचे। इसके बाद हरिवंश सिंह उपवास का ऐलान कर देते हैं और कहते हैं इस तरीके से गलत है, और जिस तरीके से मेरी बेइज्जती की गई, जिस तमाम चीजें हरकतें हुई, वो नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम बातें हुई। अब हरिवंश सिंह चूंकि बिहार से कनेक्ट करते हैं तो इसको भी बिहार की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया गया और इसको भी एक चुनावी मुद्दे के तौर पर रख लिया गया कि ये भी एक चुनावी एजेंडा है और इस पर भी हम चुनाव लड़ सकते हैं। हरिवंश सिंह चूंकि अभी हाल ही में उपसभापति बने हैं, जब 2 सीटें थी, तो चूंकि बीजेपी शासित राज्य है, बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी ज्यादा बहुमत में है, इसलिए उसका ही उपसभापति वहां पर बनाया गया। तो ये तमाम चीजें जो चल रही हैं, आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा है कि इस वक्त में जो तमाम मुद्दे, तमाम खबरें, तमाम जो आपको इस समय दिखाया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं पे उसका जो मोड़ किया जा रहा है वो बिहार की तरफ किया जा रहा है, बिहार से ही कनेक्ट किया जा रहा है। चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे सुशांत सिंह की हत्या, आत्महत्या हो, या फिर कोई भी मुद्दा हो, जिस मुद्दे की आप बात करेंगे वो बिहार की तरफ जुड़ जाएगा। प्रधानमंत्री लगातार बिहार को सौगात दिए जा रहे हैं, दरभंगा में एम्स बनवा दे रहे हैं, कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन हो गया है, और 46,000 गाँव को इंटरनेट की सुविधा देने के लिए ऑप्टिकल केबल बिछाए जाएंगे, वो तमाम सौगात दे देगी। मतलब कि जब चुनाव आता है तब आपको याद आता है कि बिहार में इंटरनेट की समस्या है, वहां पर नेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो आपकी सरकार जहां पे जीत चुकी है वहां पर नेट कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, उत्तर प्रदेश में इंटरनेट की सर्विसेज कितनी अच्छी है, उत्तर प्रदेश में कितने सारे ब्रॉडबैंड कनेक्शन चल रहे हैं, सर्विसेज चल रही हैं, जिससे कि वहां के युवा अपने वहां से ना निकलना चाहें, अगर वर्क फ्रॉम होम करना चाहें या कोई भी ऐसी चीजें अपनी घर से कोई काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम कोई शुरू करना चाहें, तो उसके लिए उनके पास इंटरनेट नहीं है। चलिए, इंटरनेट तो बहुत बड़ी बात होगी, वो आज के समय में होना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन जो बहुत पहले होना चाहिए उसकी समस्या भी है, बिजली की समस्या है। बिजली अगर आती भी है तो उतनी आती नहीं जितनी आनी चाहिए। आपके सामने रोजगार के समय में आपके सामने 50 मुसीबतें आ जाती हैं, बिजली का, पानी का, सड़कों का, ये तमाम समस्याएं आती हैं। ऐसे में अगर कोई रोजगार सोचेगा तो कौन सा रोजगार सोचे,
इस बात को सोचना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। हमें मुद्दा क्या चाहिए? हमारे लिए मुद्दा यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या थी कि आत्महत्या थी, ये पता करना है। और इसको लेकर के किसने पहले आवाज उठाई, कौन पहले बात किया, जिन लोगों ने आवाज उठानी शुरू की। अब मैं आपको सुशांत सिंह मामले में पूरा सिलसिलेवार आऊंगा और फिर आप बताइए मुझे कि मैं कहीं अगर गलत हूं तो मुझे सही भी करिएगा, कि अगर आपको लगता है गलत कह रहा हूं मैं तो। मैं देखिए, मैं आम आदमी की बात में आपको आपकी भाषा में बात करता हूं। मैं बिहार को बहुत करीब से देखता हूं, मैं बहुत करीब से जानता हूं, और मेरे बहुत सारे साथी बिहार से हैं और मैं बिहार को बहुत ज़्यादा करीब से जानता हूं। जो मैंने वहाँ की समस्याएं आज के अपने बचपन में सुनता आया था और वो अभी तक की सुनता आ रहा हूं मैं, वो तमाम चीज़ें अभी वैसी की वैसी हैं। कमी आई है गुंडा राज में। तो आपको बता दें, अब गुंडा राज खुलेआम नहीं होता है। अगर कहीं गुंडा राज खुलेआम होता है तो प्रशासन, सोशल मीडिया, तमाम तरीके की चीज़ें इतने एक्टिव हैं कि आपको तुरंत के तुरंत एक्शन मिल जाता है। तो ये चीज़ें कहना कि हमने गुंडा राज खत्म करवा दिया, तो आपके लिए मैं बता दूं गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है, बस उसका तरीका बदल गया है। गुंडा राज अभी भी जारी है, अभी भी वसूली होती है, चौथ वसूली होती है, तमाम खबरें हैं। मैं बहुत ग्राउंड पे नहीं जाऊंगा, इस ग्राउंड की हकीकत आप लोग जानते हैं कि आपको थानों की हकीकत पता है, आपको वहाँ के राजनेताओं की हकीकत पता है, वहाँ पर चुनाव के दरमियान जिस तरीके से आपको लालच दिया जाता है और तमाम चीज़ें होती हैं, पैसे का बंटवारा बांटा जाता है, ये तमाम चीज़ें आपको अभी देखने मिलती हैं। ईवीएम से चुनाव हो रहा है और लगातार अभी और आपको एक चीज़ जानने के लिए बहुत बेहद उत्सुकता होगी, जो मुझे उत्सुकता है कि आपका वोट देना, आपका मतदान करने से फ़ायदा क्या है। आप मतदान करेंगे बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को और सरकार वो बना लेंगे, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर बना लेंगे सरकार, तो आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। आप व्यक्ति चुनिए, इसका मतलब है आप पार्टी मत चुनिए। पार्टी कब कहां से टूट गए, गठबंधन कर ले किससे, कोई नहीं पता। आपने जिस आइडियोलॉजी को वोट देंगे, जो नहीं वो आइडियोलॉजी ही सरकार बनाए। जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को लोगों ने बहुमत दिया, उस आइडियोलॉजी को लोग स्वीकार किया, लेकिन अब सरकार किसकी बनी, जिस आइडियोलॉजी को नकार दिया था। तो ये जनता के साथ खिलवाड़ था, जनमत का खिलवाड़ था। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन इस पर बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी चर्चाएं, आपके सुझाव, आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं, सवाल करिए। इस यहाँ पे आप ही हमारे गेस्ट हैं। हम यहाँ पे बहुत सारे नेताओं को, हमारा जो कार्यक्रम है वो उन तमाम नेताओं को टैग होता है, उन तमाम नेताओं तक हमारी आवाज़ पहुँचती है। कई लोग हमें जवाब प्रतिक्रियाएँ देते हैं, कई लोगों की हमें बहुत गलत प्रतिक्रियाएँ भी आती हैं, लेकिन सच हम बोलने से नहीं रुकेंगे। लोग कहते हैं कि हम सच कहते हैं और हम आपको सच की हकीकत बताते हैं। हमें बहुत सारे लोग बहुत जगहों से बहुत अजीब अजीब, कोई कहता है कि आप कांग्रेसी हैं, खबर एक्सक्लूसिव, कोई कहता है भाजपाई है, कोई कहता है समाजवादी है। लेकिन आप अगर इस बातें, तमाम बातें कहते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको रोजाना हर अलग अलग पार्टी पे जहां गलतियां नजर आती है, उस पार्टी को हम टारगेट करते हुए आपसे बात करते हैं और चर्चाएं हम आपसे लगातार करते रहेंगे और करते आए हैं। तो ये मामला चल रहा है। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं राज्यसभा की कार्रवाई पे, जो मानसून सेशन चल रहा है इस समय, मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र में कृषि बिल पेश किया गया, 3 कृषि बिल पेश किए गए, जिसके तहत ये बताया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि इस कृषि बिल के आने से किसान बिक जाएगा, वो बंधुआ मजदूर हो जाएगा, उसको जो पूंजीपति है वो गुलाम बना लेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त में आप अभी भी पूंजीपतियों के गुलाम हैं, तो आपको इससे अगर परहेज है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आप अभी भी पूंजीपतियों के गुलाम हैं। आप बीएसएनएल का सिम नहीं इस्तेमाल करते, आप जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं। आप तमाम चीज़ें जो आपकी इंडियन चीज़ें हैं, जो आपकी सरकारी प्रोडक्टिविटी, आप उनका इस्तेमाल ना करके आप प्राइवेट चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप धीरे धीरे निजीकरण की ओर बढ़ गए हैं। लेकिन निजीकरण में जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है, वैसा निजीकरण नहीं होगा। मैं यहाँ पे आपको, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे किसी बीजेपी का प्रवक्ता के तौर पर बता रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि अगर आप निजीकरण की बात कर रहे हैं तो आप ब्रिटेन देखिए, आप अमेरिका देखिए, जहाँ पर निजीकरण बहुत ज़्यादा हावी है, लेकिन उसके बावजूद वो विकसित देशों में आते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट है, वहाँ के लोगों के अंदर काफ़ी चीज़ें इंप्रूवमेंट हुई है, बहुत चीज़ें, एजुकेशन लेवल अच्छी हुई है, क्योंकि वहाँ प्राइवेटाइजेशन हुई है। तो उसके पीछे की वजह क्या है? तो अगर हम प्राइवेटाइजेशन को नकार रहे हैं, तो अगर अभी तक की सरकारों के द्वारा जो काम किया गया, सरकार सुधारने पर, अब कई लोगों का कहना है, कई लोगों का तर्क है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाने से चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो आपको ये बात की जानना चाहिए कि महंगी हो जाएंगी,
लेकिन अभी आपको सरकारी समय में चीज़ें मिल नहीं रही हैं, आपको चीज़ें उपलब्ध नहीं हो रही हैं। उस समय आपको उपलब्ध तो होंगी। एक वक्त में जब BSNL जैसी कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी, तो आपको मोबाइल फोन्स और ये तमाम चीज़ें बहुत महंगी मिला करती थी। प्राइवेटाइजेशन हुआ जिसकी वजह से बहुत चीज़ें सस्ती हुई और आपकी सुविधाएं बढ़ गई। अब आपको वो चीज़ें महंगी लग रही जो उस वक्त काफ़ी सस्ती लगती थी। तो यही चीज़ें हैं। प्राइवेटाइजेशन आ जाने से महंगाई आएगी, ये बातें कैसे कहा जा रहा है? प्राइवेटाइजेशन आने से कंपटीशन आएगा, मार्केट में कंपटीशन आएगा। बहुत सारी कंपनियां होंगी जो अपने तरह तरह की सुविधाएं देंगी कि आप हमारी सुविधाएं लीजिए, हम इतने से बजाय इतने में देंगे। कंपटीशन का मार्केट होगा, जिसकी वजह से हो सकता है जो आपको सरकारी में महंगा मिलता था वो प्राइवेट में सस्ता और अच्छा मिलना शुरू हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि वो आप तक पहुंचेगा, इस बात की श्योरिटी हो जाए। आप बिजलियां देखिए, बिजलियां जब तक सरकारों के हाथ में थी तब तक आपको कभी कटकर मिलती थी, कभी नहीं मिलती हैं। जहां जहां सरकारी भी सरकार बिजली उपलब्ध करा रही है, लेकिन जहां पर प्राइवेट हाथ में बिजली आ गई है, अब वो आपसे शायद 1 या 1.5 रुपये यूनिट ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, लेकिन आपको बिजली 24 घंटे मुहैया करवा रहे हैं। आपके सामने बिजली हमेशा मिल रही है, बाकायदा आप भी बिल भर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है जिस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं प्राइवेटाइजेशन हो जाने से महंगाई बहुत चरम पर पहुंच जाएगी। तो अभी सरकारी स्थितियों में आप महंगाई से बहुत कमतर में नहीं हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा कम है। और अभी मुझे सुनाई पड़ा कि लोग कह रहे हैं कि व्हीकल स्क्रैप लॉ आने वाला है, जो गाड़ियों का बाढ़ घोषित कर जाएगा, जो 15 साल 20 साल एक टाइम ड्यूरेशन लेकर के। तो फिलहाल इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे कानून अभी आने के लिए उसके लिए सरकारें कानून बनाती हैं, कोई तानाशाह कानून नहीं बनाता है। तो वो कानून जब बनेगा उस पर काफ़ी चीज़ें होंगी, उसके बाद में आपकी गाड़ियों की उस तरीके से वैल्यू दी जाएगी। जो भी चीज़ें होंगी वो सर्वे करने के बाद में आपके सामने आएगा। तो इससे डरने जो तमाम लोग डरा रहे हैं, तो डरिए मत। क्या है ना, हम लोग चीज़ों को समझते नहीं हैं, बट डर डर के आपको कुछ लोग आपके डर का फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। अब किसानों को डरा दिया गया कि आपके पूंजीपतियों के गुलाम हो जाओगे, आपको बंधुआ मजदूर बना लेंगे, और वो किसान डरने लगे। ऐसी ही खबरें जब आपको आज के कुछ साल पहले आप उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के पास जाएंगे, जब कुछ साल पहले ये हुआ कि अब गन्ना किसानों का पैसा गन्ना किसानों के खातों में जाएगा, सीधा डायरेक्ट पैसा, कोई पर्ची उर्ची नहीं मिली, सीधा उनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो आप सब उनको लोग कहने लगे कि ये तो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, इसे भी बहुत हल्ला होने लगा था, लेकिन वो किसानों ने फायदा था। तो एक बार लॉ आने दीजिए, प्रोटेस्ट तो करिएगा, विरोध करिएगा। जहां तक पूंजीपतियों की बात आप करें कि आपकी खेती को ठेके पे दे दिया जाए, कंपनियां आपको ठेके पे ले रही, तो आप सोचिए कि आपको आपके खेत की फसल का पूंजी फिक्स रहेगा कि अगर फसल अच्छी होती है तो आपको पूंजीपति आपका फसल लेके चला जाएगा, आपका सेलर फिक्स है कि कौन खरीद के ले जाएगा और आपको पैसा मिल जाएगा। अब आप कह रहे हैं मुझे पैसा कम मिलेगा, मेरी आज़ादी कहाँ चली गई, मैं तो फसल चाहे जिस रेट में बेचता। तो आप आज़ाद होंगे किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, आप आज़ाद होंगे। आप चाहें जिसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके आप अपनी फसलें उसको बेच सकते हैं, यह आपकी आज़ादी होगी। यहाँ सरकार आपको ज़बरदस्ती नहीं करेगी। और अगर आप बात कर रहे हैं कि ये कानून है, अब आप कह रहे हैं ऐसा तो कहने की बात हुई, धरातल पे ऐसा थोड़े हो, कंपनियाँ आपको तो गुलाम बना लेंगी। तो देखिए कानून बना है यही है। और जहाँ तक बात है कि कंपनियां आपको गुलाम बना लेंगी, तो कंपनियां जब गुलाम बनाने पे आ रही हैं तो गुलाम बना भी रही हैं। अगर आपको, मुझे याद है, अगर आपको अभी भी पता लगा रहा हो कि जितने गन्ना किसान हैं और वो फैक्ट्रियां जहाँ पर हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले कि आप गन्ना उगाएंगे, गन्ना हम लेके जाएंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट पे आपसे खेती करते हैं, तो आपने ज़मीन तो हड़प नहीं लिया। तो इसी तरीके से उस वक्त भी ये होगा, इस बिल में भी होगा। और जहाँ तक जो आपको कहा जा रहा है कि MSP कम हो जाएगा, तो MSP नहीं खत्म होगा, ये रहेगा। और जहाँ तक सब तमाम बातें जो अफवाह फैलाई जा रही है, उसको लेकर के आप लोग को क्या है कि डर का फायदा उठाया जा रहा है। आपके साथ में कुछ विपक्ष के लोग, कुछ सरकार के लोग, आपके जो चीज़ें आपका डर होता है ना, उस डर का फायदा उठा लेते हैं, और आप लोग उसी डर को अपना बुनाने के लिए वो आपका फायदा उठा कर सरकार बना लेते हैं, सरकार में आ जाते हैं, और आपकी स्थिति वहीं की वहीं रह जाती है। तो मेरा आज का जो टॉपिक था, ये नया बिहार है, जहां पर मुद्दे बाढ़, बेरोजगारी और इन सब चीज़ों से नहीं लड़ा जा रहा है। ये सब मुद्दे नहीं है, मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत और राज्यसभा का जो कृषि बिल है उसको है। ये सब बिल हो गए, नेशनल मुद्दे हो गए हैं। मतलब विधानसभा चुनाव में भी अब आप नेशनल मुद्दों की बात करेंगे कि हमने भारत और चाइना का बात किया था। नेशनल लेवल पर आप अच्छा कर रहे हो, नो डाउट, लेकिन राज्य स्तर पर राज्य सरकारें 15 साल से आपके सरकार में है, सत्ता में है, वो क्या कर रही हैं, इसको आपको बताना होगा। कोरोना की कंट्रोलिंग को लेकर के क्या किया गया, ये तमाम चीज़ें आपको बतानी होंगी। तो सवाल ये करना सीखिए। मैं बिहार से इसलिए कहता हूँ क्योंकि बिहार से सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग निकलते हैं, IAS IPS लोग निकलते हैं, इतने तमाम असुविधाओं के बावजूद वहाँ से निकलते हैं।
तो ये बहुत बड़ी बात है। बिहार बहुत ही संघर्षशील और बहुत ही मेहनतकश राज्यों में आता है कि अगर कहा जाए कि बिहार के लोग अगर कहीं पे ना पहुंचे, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ना जाए तो इंडस्ट्रियां स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। तमाम कंपनियों ने स्पेशली बसें भेज करके उनको लोगों को बुलाया। तो ये भी एक खूबी है आपकी मेहनत का, लेकिन आपकी मेहनत का फायदा दूसरे राज्य के लोग उठा रहे हैं, दूसरी इंडस्ट्री उठा रहे हैं, आपका राज्य नहीं उठा रहा है, आप अपने घर परिवार से दूर हैं। ऐसी तमाम खबरें सुनने को मिलती है कि 1-1 साल से 2-2 साल से वो बेचारे अपने घर नहीं जा पाते हैं। बहुत चीज़ें समस्याएं हैं, लेकिन तो क्यों नहीं, अगर वही मेहनत करने की, वही मजदूरी करने का जगह अगर राज्य में सरकारें उपलब्ध करवा दें, वहां पे कंपनियां लगवा दें। आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री है जो कि फिल्में देखी जाती है बिहार में, पैसा बिहार से खर्च हो रहा है, देखी वहां जा रही है, लेकिन फिल्में बन मुंबई में रही हैं, रहे एक्टर मुंबई में रहे हैं, टैक्सेस मुंबई में भर रहे हैं, बिहार में कुछ नहीं आ रहा है। तो ये तमाम बातें केवल और केवल अगर आप उसको सवाल करना शुरू करें तो आपको पता चल जाएगा। आप जाइए, आप देखिए क्या बिहार में जो आपके बिहार के सुपरस्टार हैं, भोजपुरी स्टार्स हैं, वो सारे मुंबई में रहते हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं। बिहार में उनका खाली आना जाना हो तो शूटिंग करके आए, शूटिंग कर लिया, नहीं तो वो शूटिंग भी वहीं के फिल्म स्टूडियो में कर रहे हैं, क्योंकि भाई बिहार में फुल स्टूडियो नहीं है। तो क्या अभी भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी डेवलप होने के बाद में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के एक कोई फिल्म सिटी नहीं बनानी चाहिए? ऐसी फिल्म सिटी डेवलप करनी चाहिए जहाँ फिल्में बने और भोजपुरी का, जैसे कि मुंबई बॉलीवुड का सेंटर है, वैसे पटना भोजपुरी का हेड बन जाए, जहाँ पे भोजपुरी के स्टार्स रहते हैं, और वो हब बन जाए, जहाँ पे एक बड़ी इंडस्ट्री बन जाए। साउथ की इंडस्ट्री है, वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री पटना में अपना वर्चस्व बनाए, उस तरीके से चले, तो पैसे तमाम चीज़ें उस तरीके से वहाँ पर आए। तो ये तमाम मुद्दे हैं। मेरा आपको यही है कि अब आज से हम लोग बिहार चुनाव को लेकर के आपके साथ चर्चा करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे, और भी मुद्दों पर बात करेंगे। ऐसा नहीं कि बिहार चुनाव तो बिहार पे बात करेंगे, और भी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आपको हम इशू भी बताएंगे, टॉपिक्स भी बताएंगे, आपको समझना होगा। हम आपको चाहते हैं कि आप लोग अपने सही मुद्दे को पहचानिए, सही समस्या क्या है उसको समझिए, उसके नब्ज को पकड़िए। आप लोग सुशांत सिंह राजपूत की इंसाफ मांगिए, इंसाफ जरूरी है, लेकिन आप सोचिए सुशांत सिंह राजपूत भी तो आखिर बिहार छोड़ के मुंबई क्यों गए? ये भी तो सोचिए, आखिर क्या ऐसा था कि उनको बिहार नहीं लौट पा रहे थे? ये भी तो सोचिए। ये तमाम चीज़ें अगर सोचेंगे आप तो आप अपने राज्य के लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं, जो दूसरी जगह जा रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी, और आप इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन कभी अपने आईने में अपने अंदर आत्मा को झांकिए और देखिए कि आपके यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं। जितने आपके यहाँ वेल नोन बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत फेमस लोग हैं, वो सारे आपके बिहार में नहीं रहते हैं, बिहार के लेकिन बिहार में नहीं रहते। तो ये सोचने की विषय है। आप सोचिए, आप जितने लोग मुझे बिहार में देख रहे हैं और जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, वो मुझे बता दें, उनके बच्चे का 20-21 साल के बाद वो बिहार में रह पा रहे हैं क्या? वो बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ जा रहा है उनको नौकरी की तलाश में, रोजगार रोजी रोटी की तलाश में, या नाम बनाने की तलाश में? कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है बिहार में कि आप वहीं पर रह कर रोजगार करें। सरकारी नौकरियां हैं, उतनी सरकार के पास नौकरियां नहीं हैं। ये नई नौकरियां हैं, नौकरियां निकाल नहीं रहे, क्या है वो समस्या सरकार की है, लेकिन सभी लोग को सरकारी नौकरी दे सकते, तो ऐसी इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेगी। तो प्राइवेटाइजेशन से भागिए नहीं, प्राइवेटाइजेशन की डिमांड नहीं है, मैं कह रहा हूँ सब प्राइवेट कर दीजिए, लेकिन अगर कंपनियां आती है, फैक्ट्रियां आती हैं, तमाम चीज़ें आती हैं, सरकार का रेगुलेटर होगा, सब कुछ होगा, उसके तहत में फिर रोजगार जनरेट होगा, तो काफ़ी कुछ काम बढ़ेगा। तो मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, और हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे, अगर आप बिहार के लोग मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे संपर्क कीजिए और आप अपने इलाके के, अपने ज़मीनी स्तर के सही मुद्दे को हमें बताइए। उस मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे कि आपके मुजफ्फरपुर का क्या मुद्दा है, आपके समस्तीपुर का क्या मुद्दा है, आपके पटना का क्या मुद्दा है, आपके तमाम जिलों के जो भी हैं उनके मुद्दे क्या है, गोपालगंज की क्या समस्या है। जो भी दर्शक हमें देख रहे हो अपने मुद्दे हमें बताएं, हमें भेजें। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए 8840886316। ये हमारा नंबर है जिस पे आप अपना वीडियो भेज सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, जिसको हम आपके इस कार्यक्रम में उठाएंगे और बात करेंगे। उन सरकारों से ही बात करेंगे, विपक्ष से ही बात करेंगे कि आखिर इसका सलूशन क्या है। हम हल चाहते हैं, हम समस्या खड़ा करना नहीं चाहते, हम समस्या उठाते हैं और हम चाहते हैं कि उसका सलूशन हो, इसलिए हम सरकार से सवाल करते हैं। हम चाहते हैं कि आप तमाम लोग इस पर सवाल करें, अपने कमेंट हमें दें, और हम एक बार देख लेते हैं कि हमें दर्शकों ने क्या क्या सवाल किया है। राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं जितने दलाल कमीशन खोर हैं वही कृषि विधेयक का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अक्सर मैंने क्या कहा कि अक्सर आपके डर का फायदा उठा करके आप समझ नहीं पाते और आपको समझा कुछ और दिया जाता है। तो उन विधेयक को समझिए, सरकार नहीं बनाती है, प्रधानमंत्री मोदी बैठ करके विधेयक को नहीं लिखते हैं, उसको बनाने वाले बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो सारे रूल रेगुलेशन सारी चीज़ें बनाते हैं। ये लोग खाली बताते हैं, कैबिनेट चर्चा करती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, उनको बनाने वाले बड़े बड़े IAS IPS की दिमाग लगती है, तब जाकर के कोई विधेयक बनता है।
फिर उसको पास करवाया जाता है कि ये चीज़ें हैं, कमियां हो सकती है, सुधार की गुंजाइश हो सकती है, तो उस पर पहले आने दीजिए, चर्चाएं करेंगे, और भी चीज़ें होंगी। अगर उसका ज़मीनी स्तर अब तक जो कानून आए हैं काफ़ी हद तक कुछ फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुए हैं, उन पर चर्चा करते रहे हैं, लेकिन किसी की बातों मत आइए, खुद आजमाइए और खुद जानिए कि इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। तो दोस्तों आज के लिए लाइव में बस इतना ही। कल फिर जुड़ूंगा आपके साथ में, अहम मुद्दा होगा, मुद्दों से भटकेंगे नहीं, क्योंकि मुद्दों से भटकने का नेताओं का विचार है, नेता भटक रहे हैं, आपके तथाकथित बड़े न्यूज चैनल भटक रहे हैं। हम आपके साथ में अपनी सच बात करने के लिए आए। खबर एक्सक्लूसिव वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं, आजाद खुले विचार से अपने बात को सही तरीके से रखिए, तर्कों के साथ रखिए। हम आपके साथ बात करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे और सवाल करेंगे सरकार से। चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चिल्ला करके कोई बात करने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं, तो आप उन लोगों को छोड़ दीजिए। खबर एक्सक्लूसिव आपके लिए वो मंच है जहां पर आपके गांव की, आपके गली की, आपके शहर की खबरों को हम आपको दिखाना चाहते हैं, आपके समस्याओं को हम उठा करके लोगों को बताना चाहते हैं, और आप हमारे पास समस्याएं भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे दिलों से हमारे पास समस्याएं आ रही हैं, हम उनको सुन रहे हैं और उन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। बहुत सारे दर्शक हमें अपना प्यार भी दे रहे हैं, बहुत लोग थैंक यू करते हैं, लेकिन हम वो चीज़ें आपको अपने वेबसाइट पर डाल करके दिखा नहीं चाहते कि हम काम कर रहे हैं इसलिए लोग हमें थैंक यू कर रहे हैं, या चीज़ें हैं। ये एक पत्रकारिता का फर्ज है जो करना चाहिए सभी को, वो हम कर रहे हैं। और अगर आपको भी लगता है आपके साथ कोई समस्या है और वो आपके जन नेता या आपके आसपास के लोग नहीं सुन रहे हैं जिनको सुनना चाहिए, तो आप अपनी समस्या में बताइए, हम उनसे बात करेंगे और सुनवाई होगी। और इस बात की श्योरिटी है, हमारा मकसद है कि आपसे ग्राउंड स्तर पर आप लोगों से जुड़े और ग्राउंड लेवल की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के बातें करें और सरकार से सवाल करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप और अपना लोग का बहुत ख्याल रखिए, और बिहार में चुनाव है तो मुद्दे समझिए, मुद्दे पर रखिए, और 5 साल पहले के वादे को याद कीजिए कि उन्होंने वादा क्या किया था और क्या पूरा किया, वो भी पूछिए। और जब आपके सामने आए तो अपने यहाँ की वो टूटी सड़क और नालियाँ भी दिखाइए, और उन बेरोजगार युवाओं को भी दिखाइए कि इनको रोजगार नहीं मिला, इनके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है। ये तमाम चीज़ें कीजिए। नोटा आप दबाते हैं लेकिन उसका कोई बड़ा व्यापक फायदा नहीं होता है, तो उसका फायदा हो तो इस तरीके से आप पहले नेताओं सवाल कीजिए, जो आपको जवाब दे उसको मतदान कीजिए, अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनको जय श्री राम करिए। तो इस तरीके से आप लोगों से मेरी उम्मीद है कि आप लोग अपने जो बाहर भी है बिहार से युवा, वो भी अपने घर वालों को समझाएं इस तरीके से कि सिर्फ पार्टी को किसी जाति के आधार पर वोट नहीं कर देना है। अगर कोई पार्टी वाकई में काम करना चाहती है तो आप उसको वोट कीजिए। आपका जनप्रतिनिधि अगर वाकई में लगता है कि वो काम करवा सकता है तो उसको वोट करिए। सरकारों से सवाल करना सीखिए। तो आप लोग अपने आप जागरूक में बहुत IAS बने हैं, तो वो लोग भी अपने आगे वाले पीढ़ियों को और समझाएं और उनको समझदारी की राह पर आगे लेके जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ेंगे रात 8 बजे अहम मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का कोरोना से बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और तमाम बीमारियों से भी बचते रहिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो इस समय कुछ खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। हल्की फुल्की सर्दी जुकाम हो तो ये मत समझिए कोरोना हो गया है, हो सकता है क्योंकि मौसम बदल रहा है तो ये चीज़ें समस्याएं हो सकती हैं। तुरंत कोरोना का टेंशन लेके मत बैठ जाइएगा, और कोरोना इतना ज़्यादा आपके लिए अहित नहीं करके लाया है, आप बच सकते हैं उससे। आप थोड़ी सावधानी रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे और मास्क का पहनेंगे, सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे, तमाम चीज़ों को करेंगे तो आप कोरोना से सेफ हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए और आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, और हमें खबर एक्सक्लूसिव पेज को लाइक करिए और हमें हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए सीधी बात सौरभ के साथ। और अपने मुद्दों को, अपने खबरों को भी हमारे तक भेजते रहिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खबरें देखते रहिए खबर एक्सक्लूसिव पर। नमस्कार, शुभ रात्रि।